The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां हर दिन मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको मेरे एमसीक्यूज हर एग्जाम में बहुत 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 हेल्प करेंगे। तो स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है ना, ये हमारा 8 अगस्त का क्लास है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? देखो, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हैंडलूम डे। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, क्या है ये, क्यों मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और इसी दौरान जो है तत्काल उस टाइम वायसरॉय जो थे वो कजन थे। तो उन्होंने ना 19 जुलाई को 1905 को घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। इसी बंगाल विभाजन को लेकर बंगाल में होने लगा बवाल, और वहां पे एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ। और उस आंदोलन में जो भी विदेशी कपड़े थे ना, उनका बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार किया गया विदेशी कपड़ों का। तो भाई जो देशी कपड़े बनते थे ना, जो हाथ से पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते थे, इन पर बहुत जोर दिया गया। जोरों शोरों से लोग जो है हथकरघा का काम जो है, ये हैंडलूम का, ये हाथों से बुनने का काम, जो कपड़ों को बनाने का काम, जो ये बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो गया। बहुत मतलब ज़्यादा ये होने लगा। तो ये जो है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट करी गई, और बहुत अच्छा है, ये करना भी चाहिए। भारत की कारीगर परंपराओं और वस्त्र विरासत के प्रति जो देश की प्रतिबद्धता है, इसको पूर्ण पुष्टि दी जा सके, इसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, जो बंगाल विभाजन के दौरान ये काम जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लगा था, इसका ये कभी मतलब नहीं है कि ये काम तब से ही स्टार्ट हुआ था। ये हथकरघा जो काम है ना, ये बहुत पहले से स्टार्ट करा गया था। अगर हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें, तो इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का हथकरघा बुनाई की शुरुआत जो है ना, 6000 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया, जो अभी वर्तमान में इराक है, वहां पे हुई थी। भारत में भी इसका इतिहास के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना ही है। प्राचीन काल के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में भारतीय हथकरघा उत्पाद रोम, मिस्र और चीन जैसे देशों में निर्यात किए जाते थे। वहीं अगर हम लोग मौर्य और गुप्त काल के बारे में बात करें, उस टाइम पर भी हथकरघा बुनाई का विस्तार जो है रेशम और मलमल को शामिल करने तक हुआ था। मुगल काल के बारे में भी अगर बात करें तो हथकरघा उद्योग और भी परिष्कृत हो गया था उस टाइम पर। फारसी बहुत प्रभावित डिजाइन जैसे जामदानी, चंदेरी, बनारसी, रेशम, इन सब का जो है प्रचलन जो है वो स्टार्ट हो गया था एकदम। लेकिन ये बहुत पहले से चला भी आ रहा था, पॉपुलर भी होता ही जा रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया ना, तो उस दौरान ये डाउन हो गया पूरी तरह से। हथकरघा उद्योग को बहुत भारी नुकसान हुआ। क्यों भारी नुकसान हुआ? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ना सस्ते मशीन से बने कपड़े के आयात को बहुत ज्यादा ही बढ़ावा दे दिया। और उसी दौरान देखिए, आसानी से मिल जाता था, सस्ता था, तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। और पारंपरिक बुनकरों पर क्या हो गया, उन लोगों ने टैक्स लगा दिए थे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं क्या हो गया था, बहुत कमजोर पड़ गया था। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद हथकरघा उद्योग को फिर से पुनर्जीवित किया गया। 2015 में भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और अगर हम आज के हथकरघा उद्योग के बारे में बात करें, तो आज हथकरघा उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाखों लोगों जो है बुनकरों और उनके परिवारों के लिए आजीविका का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स भी बन गया है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और पहल भी चल रही है, जो सरकार के द्वारा की जा रही है ना। तो काफ़ी कुछ बातें हो गई हैंडलूम डे के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस शहर में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया?
इसका आंसर बनेगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। चलो इनके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में। दिल्ली स्थित ICAR पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किया गया। इसका आयोजन 7 अगस्त 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। सम्मेलन का विषय के बारे में अगर बात करें तो इसका विषय है सदाबहार क्रांति जैव सुख का मार्ग। ठीक है, अभी इनके बारे में अगर हम लोग बात करें ना तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनका जो जन्म है 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम यानी तमिलनाडु में है, वहां पे हुआ था। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मद्रास कृषि कॉलेज कृषि विज्ञान में स्नातक किया हुआ था इन्होंने वहां से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI, यहाँ पादप प्रजनन और अनुवांशिकी में इन्होंने स्नातक को पोस्ट ग्रेजुएट किया था इन्होंने वहां से। यूनेस्को के द्वारा इनको फेलोशिप दी गई थी। फेलोशिप क्या है? तो ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप है जो दिया जाता है। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के लिए, किसी चीज़ पर शोध करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाया है, देखो। वैंगनिगेन कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे आलू अनुवांशिकी पर इन्होंने शोध भी किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ से PhD करा था इन्होंने। ठीक है, अच्छा, अगर और भी ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करें तो वर्ष 1954 में AIRI में शामिल हुए थे ये। 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ हाइब्रिड करके अधिक उत्पादकता वाले गेहूं के बीज का विकास किया था इन्होंने। 1962 से लेकर 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे ये। 1981 से 85 तक खाद्य और कृषि संगठन के स्वतंत्र अध्यक्ष रहे ये। फिर 1984 से 1990 तक IUCN के अध्यक्ष रहे ये। वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के स्थापक सदस्य के रूप में भी इनको पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के बारे में बात करें तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है 1967 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 1972 में। पद्म विभूषण भी मिला है 1989 में। 1971 में रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार जीता है। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। 1991 में टाइलर पुरस्कार जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था। 1999 में महात्मा गांधी ने स्वर्ण पदक, जो यूनेस्को के बारे में बताया, वो मिला था उनको, यूनेस्को से इनको मिला था। 2018 में विश्व कृषि पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT पलक्कड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, है ना। IIT पलक्कड़, इसने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। ये ऐप जो है ना रेविन टेक्नो सॉल्यूशन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। IIT पलक्कड़ में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। ट्यूटोज जो है JEE, नीट, कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एडेमोला ए एडेनेले किस देश से संबंधित है जिन्हें खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बन जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा नाइजीरिया। ठीक है, ये है एडेमोला, ये नाइजीरिया देश से संबंधित है। इनको खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार जो है ना खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और शांति को बढ़ावा देने में जो लोग बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं ना, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये किया जा रहा है चाइना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 12वें विश्व खेलों का आयोजन जो है चीन के चेंगदू शहर में किया जाएगा। ये 7 से लेकर 17 अगस्त तक आयोजित होने वाला है।
पहली बार है कि विश्व खेलों का आयोजन जो है वो चाइना में हो रहा है। विश्व खेलों में चीनी खेल प्रतिनिधि मंडल के 321 खिलाड़ी जो हैं 28 प्रमुख स्पर्धाओं में और 152 छोटी छोटी स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। 1981 में विश्व खेलों में चीन की भागीदारी के बाद से ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भागीदारी वाला आयोजन है। चंगतू विश्व खेलों में 34 प्रमुख स्पर्धाएं, 60 उप प्रतियोगिताएं और 256 छोटी स्पर्धाएं जो है ये शामिल है, जिनमें से अधिकांश गैर ओलंपिक खेल है। यहाँ पे फ्री ड्राइविंग, पैरा फ्री ड्राइविंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, मार्शल आर्ट, ये सब जो है ना पहली बार आधारित प्रतियोगिताएं बन गई है। इसके अलावा अगर बात करें, ये विश्व खेल और भी कई रोमांचक स्पर्धाओं को भी एक साथ लेकर आता है, जैसे कि कराटे हो गया, तीरंदाजी हो गया, पारंपरिक स्पर्धाएं जो हो गए ये सब। इसके बाद ड्रोन रेसिंग हो गया, पाकौड़ जैसी युवा जोश से भरपूर आधुनिक स्पर्धाएं भी इसमें शामिल की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम लीडर्स 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बारे में अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है लीडर्स 2 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और आगामी अगले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में महिला नेताओं को समर्थन प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम में ना पूरे भारत से जमीनी स्तर की महिला नेता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासकों को एक साथ लाया गया ताकि संवाद को बढ़ावा दिया जा सके, राजनीतिक नेतृत्व कौशल का निर्माण किया जा सके और शासन में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सके। ये कार्यक्रम जो है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाएं के लिए 33% तक का आरक्षण का प्रावधान जो है वो है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यू मिंट सवे का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? ये होगा म्यांमार, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है म्यांमार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति है, इनके बारे में अगर बात करें, ये पार्किंसन रोग और अन्य संबंधित तंत्रिका संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति जुलाई 2024 से चिकित्सा अवकाश पर थे और अब तब से उन्होंने वरिष्ठ जनरल मिन आंग हाइंग को कार्यभार जो है वो सौंप दिया था। इन्होंने मार्च 2016 में म्यांमार के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तत्कालीन राष्ट्रपति उस टाइम के यू विन मिंट की हिरासत के बाद ये जो है फरवरी 2021 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद जो है यू मिंट सवे ने आपातकाल की घोषणा की और राज्य की सत्ता जो है ना रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ मिन आंग हाइंग को ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस दिन भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न MS स्वामीनाथन जी की 100वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 ही बोल दिया बाय मिस्टेक। चलो, तो इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, तो और ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया गया है? एकदम हेपेटाइटिस डी को किया गया है। बहुत गंभीर बीमारी है, लीवर से रिलेटेड है ये, है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लो और जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे। इसके लिए हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन पैदा कर देती है। ये 5 टाइप का होता है, A, B, C, D और E। इनमें से B, C और D जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये सालों तक बने रह सकते हैं और लीवर को धीरे 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 करके क्या करते हैं,
नुकसान पहुंचाते हैं। हेपेटाइटिस डी को रोकने का एकमात्र तरीका बस यही है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाए, जो दोनों वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस डी है ना, केवल उन लोगों को संक्रमित करता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से ऑलरेडी पीड़ित है। संयुक्त संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा जो है काफी बढ़ जाता है। अभी की बात करें तो दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, सी या डी से जो है वो पीड़ित है। WHO ने हेपेटाइटिस डी को अब क्या किया है, कैंसर पैदा करने वाला संक्रमण जो है वो एकदम घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य एजेंसी की कैंसर शाखा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने हेपेटाइटिस डी को एक कार्सिनोजन बताया है। कार्सिनोजन क्या होता है? ये एक ऐसा पदार्थ होता है, जीव या कारक, जो कैंसर का कारण बन सकता है या कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी की तरह ही चुपचाप लीवर कैंसर का खतरा जो है बढ़ सकता है। तो जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो वैक्सीनेशन करवा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसे, अभी ना कैंसर के डोजेस के लिए भी वैक्सीनेशन आए हुए हैं, तो इसका 3 डोज है। तो ये भी जो नहीं करवाए ना, विशेष करके ये मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, जो भी 40 से नीचे है, 30+ है, वो लोग लगा सकते हैं। इसके 3 डोज लग रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगाया है ना, वो इनको लगा लेना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ना लगभग 10 लोगों में 2 लोगों को कैंसर पाया जा रहा है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर किसी को ही हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लगा लेना जो जिन लोगों ने भी नहीं लगाया है। ये वैक्सीनेशन अभी आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में जारी की गई AIT सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया है? ये दिया गया है बेंगलुरु को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेंगलुरु ने 2025 के ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में भारत में शीर्ष स्थान पाया, और विश्व स्तर पे अगर देखा जाए ना तो 26वें स्थान पर रहा है। ये देश का प्रमुख AI केंद्र है, जो रिसर्च, डेवलपमेंट और डेटा सेंटर के लिए बहुत फेमस है। मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण यहाँ विदेशी निवेश भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है S राधा चौहान जी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पिक लगा के रखा है देखो। तो S राधा चौहान जी है ना, उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी रह चुकी हैं ये, और इन्होंने क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग में भी सचिव के रूप में कार्य किया है। सिविल सेवा सुधारों एवं नीति निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इनका प्रशासनिक अनुभव और शासन जो है सुधारों की गहरी समझ उन्हें इस भूमिका के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त बनाती है। अच्छा, इन्होंने ना आज दिन जैनुल भाई का स्थान लिया है, जो अप्रैल 2021 में आयोग की स्थापना के समय से इसके अध्यक्ष रहे थे। चलो नेक्स्ट, कम करने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके छात्राओं को सशक्त बनाना, यही इसका मेन मोटिव है। सभी परिवारों की लड़कियां, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना के लिए वो पात्र हैं। इस योजना के तहत ना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हाई स्कूल से लेकर PG स्तर तक की छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की छात्रा को 10 महीने तक हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्नातक स्तर की छात्रा को 12,500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने 1,250 रुपये। और PG स्तर की छात्रा को साल में 10 महीने तक हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख से ज्यादा छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा स्कीम है ये, है ना, सरकार के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका आंसर बनेगा दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। देखो यहाँ पिक लगा के रखा है। दिल्ली विधानसभा है ना, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। ये उपलब्धि जो है ना, विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ साथ हुई है। सौर ऊर्जा पर स्विच करने के साथ साथ दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को भी जो है लॉन्च किया है।
इस एप्लीकेशन के माध्यम से ना विधानसभा की कार्यवाही अब पेपरलेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगा, है ना, कार्यकुशलता, पारदर्शिता हो जाएगा और डिजिटल हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना से हर महीने लगभग 15 लाख की बिजली की बचत होगी, जिससे सालाना अगर देखा जाए तो 1.75 करोड़ की बचत जो है वो संभवतः हो सकती है ना। इस परियोजना में नेट मीटरिंग की सुविधा भी शामिल की गई है, जिसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बिजली ग्रिड में वापस भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्किप मत करिएगा, क्वेश्चन पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जो भी फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जो बताती हूँ आप लोगों को, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको आसानी से आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।